देखिए, चंद चीज़ें हैं जो नशे से बहाली का खासा है जिनके अंदर, जिसको हम नशे की बहाली का सिन क्वा नोन कहते हैं। सिन क्वा नोन एक खास लफ्ज़ है। सिन क्वा नोन पक्की निशानियां हैं। जिसने नशा छोड़ना है उसकी पक्की निशानी क्या है, पक्की कुछ निशानियां हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं ट्रू टू योर सेल्फ, अपने साथ सच्चा हो जाना और बोलना जो बात दिल से बोलना। और क्या सिन क्वा नोन हो सकता है जी? अनकंडीशनल सरेंडर हायर पावर के सामने। हायर पावर्स कई हो सकती हैं जिसमें अहमद की हायर पावर कौन है? आपकी मदर। तो मदर के सामने अनकंडीशनल सरेंडर चाहिए। अगर आप अभी उसके लिए तैयार नहीं हैं तो आप कच्चे हैं, फिर थोड़ा पकने की ज़रूरत है। हमारे पेशेंट्स के फैमिली मेंबर भी जब तंग आ जाते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हदें क्रॉस करते हैं, हदों को क्रॉस करते हैं। ये जो हदों को क्रॉस करना है ये काफ़ी आम सी बात है, और मैं इसीलिए फैमिलीज़ को भी बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो रिस्पेक्ट दिल में पैदा करें, दिल में, और डिस्प्ले फिर हो भी जाएगा। और इसके लिए एक प्री मेडिटेटेड डिसीजन करने की ज़रूरत है। प्री मेडिटेटेड क्या होता है? प्री मेडिटेटेड डिसीजन जी, सोचा समझा हुआ, तय किया हुआ, जैसे एक प्री मेडिटेटेड डिसीजन होता है। बस अब मैं एक मिसाल देता हूं कि प्री मेडिटेटेड डिसीजन क्या होता है कि जैसे कि इस बात का इम्कान तो माजी में रहा और मुस्तकबिल में भी हो सकता है कि अगर आपको कोई अल्कोहल पेश करे और आप उसकी तरफ बढ़ जाएं, लेकिन इस बात का मेरे ख्याल में कोई इम्कान नहीं है कि कोई आपको सूअर का गोश्त पेश करे तो आप उसके बारे में सोचने लगे कि मैं इसको खा लूं। ऐसा क्यों है कि सूअर के गोश्त के बारे में आप एक रत्ती बराबर भी हमें शुबा नहीं कि आप उसकी तरफ बढ़ सकते हैं? देखो, हराम दोनों चीजें हैं, हराम दोनों चीजें हैं, लेकिन एक के बारे में प्री मेडिटेटेड डिसीजन है। प्री मेडिटेटेड डिसीजन, सोचा समझा, गहराई में, हड्डियों में कि ये नहीं करना। हालांकि हराम शराब भी है, और इस पे आप हमारे पेशेंट्स को कहते हैं देखो अभी हराम है तो अभी हराम है, लेकिन हराम गुस्सा भी है। हराम तो गुस्सा भी है, और गुस्सा के हराम होने में ये नहीं है कि वो कम हराम है, शराब ज़्यादा हराम है, सूअर का गोश्त बहुत हराम है, तो ऐसा तो नहीं। हराम हराम होता है। तो गुस्सा करने के बारे में हमने कहाँ से ये एक सोच रखा है प्री मेडिटेटेड डिसीजन के? खैर है, गुस्सा अखीर तक किया जा सकता है, किसी स्टेज पे जाके किया जा सकता है। प्री मेडिटेटेड डिसीजन की बात है कि हमने बचपन से अपने वालिदैन को गुस्सा करते देखा, हमने मोअज़्ज़ज़ लोगों को गुस्सा करते देखा, हमने उलमा को गुस्सा करते देखा जी, टीचर्स को गुस्सा करते देखा, तो हमने समझा कि ये शायद रस्मन हराम है। वैसे वो उतना ही हराम है जितना कि शराब हराम है या जितना कि सूअर का गोश्त हराम है। तो प्री मेडिटेटेड डिसीजन क्या होता है? यानी वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कट ये आपने सोच लिया। कुछ चीज़ों के बारे में हर एक ने सोचा होता है, और अगर आपने प्री मेडिटेटेड डिसीजन कर लिया है, मिसाल के तौर पर मेरे जो बहन भाई पीछे बैठे हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आपके गुस्सा करने से कभी काम बना? ठोका ठाकी करने से काम बना? मंजी पीढ़ी ठोकने से कोई काम बना? नहीं ना, कुछ नहीं बना ना। तो क्या आप इस वक्त एक प्री मेडिटेटेड डिसीजन कर सकते हैं? प्री मेडिटेटेड डिसीजन के ऐत नहीं वरून करना, ऐत नहीं करना। लेकिन हमने देखा है कि आप कहते हैं कि ये एक बीमारी है और आप
आप उसके ऊपर कुछ जानकारी भी रखते हैं और उस बीमारी को समझते भी हैं, और जब आपका बच्चा इस बीमारी में मुब्तला होता है और जिद्दोजहद आप कर रहे होते हैं उसको इस बीमारी से निकालने के लिए, तो आप बहुत कोशिशें कर रहे होते हैं, यहाँ भी आ रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन क्या बैकग्राउंड में गुस्से का म्यूज़िक चल रहा होता है कि नहीं चल रहा होता? बैकग्राउंड में गुस्से का म्यूज़िक। वैसे नॉर्मली जब हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, नंबर कम लेता है, यूनिवर्सिटी नहीं जाता, हाजिरी शॉर्ट हो जाती है उसकी, तो हम उसको कहते हैं पढ़ा करो, नहीं तो एंज हो जाएगा, नहीं तो ऑंज हो जाएगा, और उसके बाद गले से लगाते हैं मेरा पुत्र हाय मेरे सदके जावा, और उसके बाद घर में चलते फिरते आपकी बॉडी लैंग्वेज से गुस्सा झलक रहा होता है और बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर गुस्सा चल रहा होता है। हम बात का समझते हैं कि वो फ़ायदेमंद है क्योंकि वरना शायद इस पे असर नहीं होगा। हम किसी से भी घर में नाराज़ हो, मियाँ बीवी से, बीवी खामद से अगर नाराज़ हो तो और लोगों के साथ हम हंस बोल लेते हैं, और लोगों के साथ उस दौरान हंस बोल भी लेते हैं, अपनी ज़िंदगी में थोड़ा नॉर्मल भी हो जाते हैं। जब हम घरों में भी नाराज़ होते हैं और किसी भी चीज़ पे समझा रहे होते हैं किसी को और नाराज़ होते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हम अब मूड अपना ठीक कर लेंगे तो वो जो एक थ्रस्ट है ना, वो जो एक पीछे प्रेशर है ना, वो कम हो जाएगा, और वो जो हमने मोटिवेशन पैदा की है, वो जो हमने तहरीक पैदा की है, वो जो हमने मूव कर दिया किसी को किसी काम के ऊपर, तो नॉर्मल हो जाने से, रिलैक्स हो जाने से या हंसने खेलने से, म्यूज़िक बदल देने से इम्पैक्ट बदल जाएगी। फिल्मों में आपने कभी देखा है कि जो फिल्मी कहानी चल रही होती है तो पीछे एक बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, आपको उसका पर्पस पता है? उस सीन को ऊपर उठाने के लिए जी, उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, और जिस किस्म का सीन चल रहा हो उसी किस्म का म्यूजिक पीछे चल रहा होता है। यानी अगर सीन गुस्से वाला है तो गुस्से वाला म्यूजिक होगा ढन जोर से, और अगर सीन गमनाक होगा तो एक शहनाई की आवाज़ पीछे चल रही होगी किसी गमज़दा वाक़े को एनहांस करने के लिए। तो जो भी फिल्मों में या ड्रामों में साथ सीन चल रहा होता है या एडवर्टाइजमेंट्स में जो सीन चल रहा होता है, तो जो म्यूज़िक होता है वो उसके मुताबिक होता है। अब हमने इस्लाह घर में करनी है, अपने बच्चे की इस्लाह करनी है कि वो तालीम हासिल करे, वो नशा छोड़ दे, वो बुरे दोस्तों से ना मिले, और इस्लाह करनी है, और उसके बारे में हम उसको वक्तन फ़वक्तन लेक्चर देते हैं, और फिर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक उसके ऑपोजिट डाल देते हैं, नॉट अप्रोप्रिएट टू दैट। चीज़ों का चीज़ों के साथ कोई तालमेल होना चाहिए। कभी आपने खीरे के साथ चाय पी है? चीज़ों का चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक होता है ना। तो मुझे बताएं कि आपकी जो इस्लाह की स्कीम है, जो आपके अपने घर के अंदर खुशहाली लाने की स्कीम है, जो मनसूबाबंदी है, उसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर ये गुस्सा क्यों रखते हैं? बॉडी लैंग्वेज ख़राब, आवाज़ ख़राब, चेहरे पे तासरात ख़राब, और साथ कुछ बदुआएँ वक्तन फ़वक्तन, कोई मुस्तकबिल के बारे में पेशगोइयाँ कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं बचना, और साथ ही कि तुमने ठीक नहीं होना। मतलब जो भी लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जो लोग भी कोई काम कर रहे होते हैं, जब उन्हें यकीन होता है कि वो जीत जाएंगे तो वो जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई काम करते हैं और साथ कहते हैं कि नहीं इन्हें नहीं ठीक होना, और ऐसी बहुत सारी बातें करते हैं, तो मुझे ये बताइए कि उसका कोई आपस में कंग्रुएंस मिलती है? कंग्रुएंस, कंग्रुएंस समझते हैं आप? कंग्रुएंस जी, हाँ, कंग्रुएंस का मतलब है जो चीज़ें आपस में दे गो टुगेदर। जैसे कभी आप कपड़े पहनते हैं तो आप कहते हैं कि अच्छा ये शूज़ इसके साथ जाएंगे कि नहीं, ये बैग इसके साथ चलेगा कि नहीं, पर पकड़ के बैग थोड़ा चल के देखते हैं, तो आप समझ गए कि ये जो कंग्रुएंस है
ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक बॉडी लैंग्वेज हो, उसके मुताबिक आपकी आवाज़ हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, और उसके मुताबिक आपका चलना फिरना हो, कौल व करार भी उसके मुताबिक हो, तो उससे कुछ फ़र्क पड़ सकता है। यहाँ हम ख़ास तौर पर नशे की बीमारी की जो बात कर रहे हैं, और ये एक बीमारी है, और आप में से ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी है। अच्छा, ये एक साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है, ये ब्रेन डिसऑर्डर है, ये जिस्मानी बीमारी है, ब्रेन जिस्म होता है, ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है। आपकी साइकोलॉजी से तो हमेशा आवाज़ आती है कि आप छोड़ना चाहते हैं, ये साइकोलॉजिकल आवाज़ है कि मैं आज के बाद नशा नहीं करूँगा, कभी सुनोगे भी नहीं। डॉक्टर साहब तौबा करें, बल्कि डॉक्टर साहब अल्लाह का शुक्र करें। हमारे सारे बच्चे ये समझते हैं कि जो तालीम वो हासिल करते हैं वो एक्चुअली हमारे लिए हासिल करते हैं, उसके बेनिफिशरी हम हैं। ऐसे ही है ना कि जो बच्चे पढ़ते हैं वो ये समझते हैं कि बेनिफिशरी माँ बाप है। ये वो ऐसे ही नहीं समझते, बल्कि माँ बाप उनको कहते हैं यार तेरी मेहरबानी पढ़िया कर, यार साड़ा दिल खुश हो जाएगा, असी लोगों को दसांगे साड़ा पुत्र पढ़ता है, यार तेरा बहुत शुक्रिया तू पढ़ना है, तू दस की चाहना है तू। तो वो इन्होंने अपने अब्बा से मुलाकात की, उसमें कुछ नाराज़गी हो गई और अब्बा गए तो इन्होंने ऊपर जाके तो शीशे को मारा, इसीलिए शायद आए नहीं। हालांकि मैंने नहीं मना किया उनको, मैंने तो कहता हूँ कि आए मिले, लेकिन वो आज आए नहीं। मैं उनको बुलाऊंगा, इंशाल्लाह वो मंडे को पहुंचेंगे। यू हैव टू मेक श्योर दैट ही कम्स। लेटर इन द डे हिल बी हियर। अच्छा, वो आएंगे, ही विल कम, वो शायद इवनिंग तक पहुंचेंगे। तो कहते हैं कि मैंने कहा ये आपने क्या किया है? कहते हैं शुक्र करें, अभी तो बहुत थोड़ी सी भी चोट लगाई है मैंने, अभी तो मैंने बहुत थोड़ी सी चोट लगाई है, वरना शीशा देख के मेरा दिल करता है इसमें मुक्का मारूं। मैं कहा यार अगर किसी बंदे का शीशा देख के दिल करे कि उसमें मुक्का, मैं कर लूँ बात अगर आप इजाजत दे। बच्चे हैं आप, मेरी दोस्ती भी हो गई मेरे साथ। तो कहते जी शीशा देख के मेरा दिल करता है कि उसमें मुक्का मारूं। तो मैं कहा घर में कोई शीशा नहीं है? कहते नहीं घर में शीशा है, लेकिन घर वाले रोकते रहते हैं, शीशे के आगे खड़े हो जाते हैं ताकि मैं शीशा देख के उसमें मुक्का ना मारूं। तो मैंने कहा किया क्या आपने? कहते हैं आप शुक्र करें। मैं कहा वो तो मैं सुबह से शुरू हो जाता हूँ शुक्र करना, शुक्र के मेरे बड़े मौके होते हैं। अभी कल इस्लामाबाद में एक पेशेंट को दिल में दर्द हो रही थी, तो बाद में पता चला कि नहीं दिल की दर्द नहीं थी, बस वैसे ही था, कोई मसला था। तो मैंने कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। तो शुक्र तो मैं सवेर से ही शुरू हो जाता हूँ। और मैं आपको बताऊं कि शुक्र की नीयत करते ही विदिन 10 सेकेंड्स मैं सुबह ही फ्रेश हो जाता हूँ। कई वजह से शुक्र कर रहा होता हूँ, मतलब सैकड़ों वजह अब मैंने तलाश कर ली है शुक्र करने की। आप चाहें तो आप भी कर सकते हैं कि सुबह उठें, पहला काम ये करें कि या अल्लाह इस बात पे तुम्हारा शुक्र, या उस बात पे तुम्हारा शुक्र। और जब आप बातें ढूंढना शुरू होते हैं, आपको हैरत होती है कि आप किस किस बात पे अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते हैं। तो इनको पूरी समझ थी, कहते तुसी शुक्र करो। मैं कहा अच्छा मैं क्यों करा, तू क्यों ना करें भाई, तू पर्सनली आप शुक्र कर कि तेनू चोट घट लगी है। कहते मैं तुहाडा मेहमान जो हाँ। मैं कहते असी कोई तकलीफ दी है तो सानू दसो कोई तकलीफ दी है। कहते तकलीफ तुसी दिओ ना दिओ, जो सट लगती है ना तो माँ बाप फिर तुहानू खिंचते ने जी। सानू खिंचते ने ना, तो वह मतलब है कि मैनू थोड़ी सट लगी है तो तुहानू थोड़ा खिंचणगे, बहुती सट लगेगी तो बहुता खिंचणगे। मतलब वो एक कॉन्सेप्ट था। फिर मेरी बातें हुई, उसके बाद से मेरी हमेशा के लिए दोस्ती हो गई अब इनसे, क्योंकि वो एक कोई भी वाकया, जैसे यूनिवर्सिटी में लड़की की किताबें गिरती हैं, लड़का उठा के पेश करता है, तो एक हमेशा के लिए बाज़ औक़ात रिश्ता सा बन जाता है। तो इसी तरीके से मेरी इनकी जो मुलाकात है वो एक मुस्तकिल
ताल्लुकात के सांचे में जब भी कोई पेशेंट गड़बड़ करता है तो उसके बाद मेरे उससे ताल्लुकात सही मानों में बेहतर हो जाता है। वो प्रोमिनेंट हो जाता है, वो मेरे साथ मिलना जुलना शुरू कर देता है और मैं उसके साथ बातचीत करनी शुरू कर देता हूँ। और चूंकि बड़े समझदार होते हैं हमारे पेशेंट, तो उनको जल्दी पता चल जाता है कि हमारा अपना फ़ायदा इसमें है कि हम अपना लाहे अमल ठीक कर लें। मेरे से बेहतर ताल्लुकात का मतलब है बातें करो, यहाँ बातें करो, इधर बातें करो, उधर बातें करो, वॉक पे चलो, तो ऐसा माहौल पैदा करो जिससे ताल्लुकात बेहतर होते हैं। पाकिस्तान में शराब इल्लीगल है, तो समथिंग विच इज़ इल्लीगल, हाउ कैन इट बी कल्चरली एक्सेप्टेबल इन पाकिस्तान? हाँ वही नहीं, कल्चर तो कल्चर होता है ना। जब हर चीज़ छुप के की जाती है शराब से मुतल्लिका, उसकी ख़रीदो फरोख्त छुप के होती है, उसका मेहंदियों पे शराब गाड़ी की डिग्गी में कहीं पड़ी होती है जूतों के पास, और तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो माइंडसेट है, मैं पेरेंट्स का, फैमिलीज की जनरल बात कर रही हूं, वो तो लोग चरस पे भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटे के यूरिन टेस्ट में अल्हम्दुलिल्लाह चरस निकली है, वो तो कई दफ़ा कहते हैं। लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी की बात आप पाकिस्तान की कर रहे हैं। अमेरिका में कल्चरली शराब एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 1920 में अमेरिका में उन्होंने शराब पे पाबंदी लगा दी थी और 13 साल पाबंदी लगाई रखी। यानी 1920 में पाबंदी लगाई, 13 साल तक पाबंदी रही, और फिर देखा गया कि लोग बीच बीच में फिर बना के किसी को बेचते ख़रीदते हैं, तो उन्होंने कहा नवा धंधा शुरू हो रहा है, तो हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अनएक्सेप्टेबल बनाएंगे सन 2032 तक। यानी दे हैव 11 more years to curb alcohol। और उस पर इतना पैसा वो खर्च करते हैं कि शराब से जितनी आमदनी अमेरिका में होती है उससे 4 गुना पैसा उसमें शामिल करके खर्च किया जाता है कि शराब अमेरिका में ख़त्म हो जाए। ये आप सोचिए, अमेरिका का एनिमी नंबर 1 इसको कहा जाता है। डेली बेसिस पे उनका जो नुकसान शराब से होता है किसी और चीज़ से वो समझते हैं कि नहीं होता। सड़कें उनकी गैर महफूज हैं, घरों में उनके शराब की वजह से तलाक़ें होती हैं, नशों की वजह से बहुत तलाक़ें होती हैं। मैं वो उन तलाक़ों की बात नहीं कर रहा जो लड़की ले लेती है कि मेरा खामद शराब पीता है तो मैं तलाक़ ले लूँ, नहीं। जो खामद शराब पीता है वो अपनी बीवी को अक्सर व बेशतर गिफ्ट के तौर पर शराब ये तलाक़ देता रहता है। यानी जो भी बंदा शराब के नशे में मुब्तला होता है या कोई दूसरे नशों में मुब्तला होता है, ख़ास तौर पर शराब के नशे में अगर कोई मुब्तला होता है तो वो बीवी को एवं ही सह सुबह वो तलाक़ दे छोड़ता है। और जाहिर बात है कि इससे बहुत ज़्यादा रंजिश पैदा होती है, इससे रिश्ता जो है वो काफ़ी तकलीफ़ में चला जाता है। जब भी कोई बीवी या कोई खामद एक दूसरे को रिश्ता ख़त्म करने की धमकी देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ रिश्ता ख़त्म कर दूंगा, तो रिश्ता ख़त्म हो जाता है। तो टेक्निकली वो तलाक हो जाती है, वैसे शरन नहीं होती, कानूनन नहीं होती, लेकिन कह दिया कर दिया, बात एक ही है। अगर कोई किसी को कहता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो आपको पता चल जाता है दूसरे फरीक के तौर पर कि ये रिश्ता जो है कच्चा है। गुस्से में, मोहब्बत में तो कोई किसी को नहीं मैंने कहते देखा। मोहब्बत में कभी किसी ने कहा कि जाओ मैं तुम्हें तलाक देता हूं। जी जी, मजाक में भी देखें वो कहते हो जाती है। मैं अभी तलाक की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो छोड़ जाने की बात कर रहा हूं। अगर कोई कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, नहीं तो तुम ये करो, या हमारे रिश्ते में कुछ नहीं रखा, अब एवं वक्त ज़ाया कर रहे हैं, इसको छोड़ दें, तो जब भी कोई किसी को लाइफ पार्टनर किसी को ये कहता है तो उसके बाद वो रिश्ता जो है बरकरार होता है, पर उसमें एतमाद ख़त्म हो जाता है, भरोसा ख़त्म हो जाता है। जैसे अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए उन लोगों से कि जो बिक चुके हों, जब उन लोगों से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया जाए
तो जो बिक चुके हो, तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो बंदा ले लेता है, एतमाद नहीं मिलता। वो अंग्रेजी में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, एतमाद मिल जाता है जी, एतमाद नहीं मिलता। एतमाद क्या चीज है? एतमाद यानी आपके दिल में हो कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो ये मेरे साथ होगा। अगर आपको ये पता है, पक्का पता है, जैसे कई दोस्तों के बारे में आप कह सकते हैं कि मैं रात को 3 बजे अगर फोन करूंगा कि यार मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो वो भागा चला आएगा। आपको ट्रस्ट होता है या नहीं होता जी? मान हो गया, ट्रस्ट हो गया, बात तो एक ही है। लेकिन खड़े होकर कोई कह देता है कि जी मैंने वोट दिया, तो उससे भरोसा नहीं होता, उससे ट्रस्ट नहीं होता। और आप अच्छी तरह इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि आप कस्में भी खाते हैं तो वालिदैन को ट्रस्ट नहीं होता, आप कुछ भी करते हैं तो वालिदैन को ट्रस्ट नहीं होता, क्योंकि वो ट्रस्ट जो है वो बिखर गया होता है, किरची किरची हो गया होता है। वो किरची किरची इकट्ठी करनी पड़ती है, किरची किरची इकट्ठी करनी पड़ती है। हो सकता है। सबसे पहली बात यह है कि बॉडी लैंग्वेज ठीक हो जाए और कॉलो करार ठीक हो जाए, फेशियल एक्सप्रेशन ठीक हो जाए, टोन ऑफ वॉइस ठीक हो जाए, किबला दुरुस्त हो जाए। डिजीज कॉन्सेप्ट की जो हम बात कर रहे थे कि ये साइकोलॉजिकल नहीं है, तो आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि आप अक्सर कहते रहते हैं बहुत लानत है, मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, छुटता नहीं है, फलाना हो गया, उसने ऐसे कर दिया, फलां ने ये कह दिया, फलां ने यूं कह दिया। तो असल बात यह है कि बीमारी माइंड में नहीं, ब्रेन में होती है। माइंड तो हमेशा इसके खिलाफ जिद्दोजहद करता पाया जाता है। माइंड वो है जिसकी आप नुमाइंदगी करते हैं, यानी जो आप जवाबदेही करते हैं। कोई आपको पूछता है तो आप कहते हैं यार मैं छाड़ दिया, यानी जो ये अपनी बात है, ये जो आप कहते हैं मैं तो नहीं करना चाहता, मैं तो उन करांगा ही नहीं, मैं तो फलाना ही नहीं, तो टमकाना ही नहीं। तो उसके बाद वो एकदम एक बैकलैश आता है। बैकलैश समझते हैं? ट्रस्ट के बारे में बता रहे थे कि ये या तो होता है या नहीं होता। ये हाथ खड़े करके वोट देने से नहीं होता, ये वादे करने से नहीं होता, ये कस्में खाने से नहीं होता। ये एक मिरेकल है कि आप वापस ज़िंदगी में ऐसा रवैया अपना लें कि वालिदैन ट्रस्ट फिर करने लगें। एक रवैया अपनाने की बात है, और आपके फेशियल एक्सप्रेशन उससे बदल जाएं, आपका कलाम बदल जाए और आपके कौलो करार बदल जाएं। और इसमें आप डिमांड नहीं कर सकते कि मुझ पे ट्रस्ट करें। तो आपने बहुत दफ़ा ट्रस्ट किया होगा, पीछे मैं वालिदैन से मुखातब हूँ, और जब आपने ट्रस्ट किया अपने इस बच्चे पे जिसको नशे की बीमारी है, तो नतीजा क्या निकला? अच्छा नहीं निकला। कभी अच्छा निकला हो? कभी भी नहीं। अगर आपने फर्ज करें हजारों दफा ट्रस्ट किया है, तो कोई एक दफा नहीं। वो तो देखे ना, जैसे आपके घर पे कौवा बैठे तो इसका मतलब है कि मेहमान आएंगे। कभी ऐसा हुआ नहीं? वैसे हो सकता है कि ਤੁਹਾਡੇ घर ते कौवा बैठा हुए तो मैं आ जाऊं, ये हो तो सकता है ना, लेकिन ये कोई रूल नहीं है। ठीक, तो रूल क्या है कि क्या आप ट्रस्ट कर सकते हैं उस बंदे पे जो नशे की बीमारी में मुब्तला है और अभी रिकवरी का सफ़र उसने नहीं किया, और अभी उसको क्रेविंग होती है, उसके अंदर उसके ब्रेन से एक बेआवाज़ चीखें उभरती हैं। देखिए, बेआवाज़ चीखें, ये जो हमें दर्दें होती हैं ना, जिस्मानी चोटें लगती हैं, तो इन चीखों में आवाज़ होती है। लेकिन जो क्रेविंग होती है, जो नशा छोड़ने के बाद भट्ठा सा बैठ जाता है, बेआवाज़ चीखें जो कोई सुन नहीं सकता। जैसे कोई आम ज़ख्म होते हैं तो उनके मुंह बाहर की तरफ होते हैं, और जो ये दर्दें तकलीफ़ें होती हैं नशे की बीमारी से, इन ज़ख्मों के मुंह अंदर की तरफ होते हैं।
हाँ, तो ये अब अगर आप समझ लें कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जैसे किसी मैदे से वॉमिटिंग होती है और आप भरोसा नहीं कर सकते वादे पे कि भी अब मैं वॉमिटिंग नहीं करूँगा, अब मैं खांसी नहीं करूँगा, आप भरोसा नहीं कर सकते। तो आप किसी बंदे पे जो कि क्रेविंग रखता हो, नशे की बीमारी की क्रेविंग रखता हो, किसी इंसान की क्रेविंग रखता हो, किसी एक्टिविटी की क्रेविंग रखता हो, किसी ख्याल की क्रेविंग रखता हो, तो आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। बेशुमार चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, हम आपको डूज एंड डोंट्स बताते रहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि डोंट प्रोवोक, डोंट एनेबल, ठीक। अगर आप ये कर दें तो 80% काम ठीक हो जाता है। डोंट प्रोवोक, डोंट एनेबल, यानी आप गुस्सा ना करें, आप ठंडे ठार हो जाएं। आफ्टर ऑल दूसरा बंदा बीमार है और आप किसी की बीमारी में मदद ही कर सकते हैं, बुनियादी जिम्मेदारी उस बंदे की है या उसके डॉक्टर की है? यानी बुनियादी जिम्मेदारी उस बंदे की है जो बीमार है या फिर उस बंदे की है जो उस बीमार का इलाज करता है? बुनियादी जिम्मेदारी तो उन दोनों की है। और आप जो है दीवाने क्यों हो जाएं उसमें? तो आप अपना कूल बरकरार रखें, गुस्सा करने की कोई ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। ट्रस्ट नहीं मांगना, ये मांगने वाली चीज़ नहीं है। आप पैसे मांग सकते हैं किसी से, वो मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन ट्रस्ट मांगना, मोहब्बत मांगना, इज़्ज़त मांगना ऐसे ही है। ये या चीज़ तो कोई खुद ही देता है आपको, एक स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर देता है या फिर नहीं देता। लेकिन इसको मांगना, जितना मांगेंगे ना उतना ही ये ड्राई अप होता चला जाता है मसला। लेकिन आप बता रही थी कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट पता चला, आप बता रही थी कि डिजीज़ कॉन्सेप्ट पता चला कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है और इसका ताल्लुक ये ब्रेन डिसऑर्डर है। मज़ेदारी की बात यह है कि इसका इलाज साइकोलॉजिकल है, इलाज साइकोलॉजिकल है, बीमारी न्यूरोलॉजिकल है। और बहुत सारी और बीमारियां भी जिस्मानी होती हैं जिनका इलाज साइकोलॉजिकल होता है। डायबिटीज़ एक जिस्मानी बीमारी है पर उसका बहुत सारा इलाज, 80% इलाज उसका साइकोलॉजिकल है। दिल की बीमारी एक जिस्मानी बीमारी है और उसका बहुत सारा इलाज नफ्सियाती है, साइकोलॉजिकल है। तो जितनी प्राइमरी क्रॉनिक बीमारियां हैं, जो कि बहुत सारी हैं, आर्थराइटिस है, दमा है और मोटापा है। मोटापा एक जिस्मानी बीमारी है, इलाज साइकोलॉजिकल है। तो आप समझ जाएं कि ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन के अंदर एक्चुअल बीमारी है और वो बीमारी नशा शुरू करने के बाद की हो सकती है, नशा शुरू करने से पहले की भी हो सकती है। नशा शुरू करने के दिन के बाद किसी दिन भी हो सकती है वो बीमारी, और नशा शुरू करने से पहले भी उसकी कोई तैयारी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की फैमिली में बाइपोलर डिसऑर्डर है बहुत ज़्यादा और वो अपने आप को बहुत खज्जल करता है, बहुत रिस्की बिहेवियर करता है और वो सही टाइम पे सोता नहीं, सही टाइम पे जागता नहीं और वो हर एक से कोई ना कोई झगड़ा मोल लेता है और वो अपने खाने पीने भी एहतियात नहीं करता, अपनी थकावट की भी परवाह नहीं करता, अंधाधुंध भागा फिरता है, तो आप समझ लें कि उसको मूड की ख़राबी का सामना होगा जल्द या बदेर और वो नशा शुरू कर देगा। और नशा शुरू करने के बाद एक और बीमारी उसकी राह देख रही होगी, वो है एडिक्शन की बीमारी, ब्रेन डिसऑर्डर है। बाइपोलर डिसऑर्डर ब्रेन डिसऑर्डर है, एंग्जाइटी डिसऑर्डर ब्रेन डिसऑर्डर है। ये साइकोलॉजिकल बीमारियां नहीं हैं, ये ब्रेन डिसऑर्डर हैं। और तभी आप देखते हैं कि हमारे सब मरीज़ों में एक जैसी आदतें होती हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हों, चाहे ना पढ़े लिखे हों, चाहे गोरे हों, चाहे ग्रे रंग के हों, चाहे सांवले हों, चाहे मुसलमान हों, चाहे अंग्रेज़ हों, चाहे
किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे PhD हो, आहिस्ता आहिस्ता हर एल्कोहलिक एक ही सांचे में ढलता चला जाएगा। जैसे आहिस्ता आहिस्ता TB का मरीज़ एक ही सांचे में ढलता चला जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता दमे का मरीज़ एक ही सांचे में ढलता चला जाएगा। बीमारियों की एक डिस्क्रिप्शन होती है। अगर ये कहा जाए कि फ़लाँ को कांप कांप के बुखार चढ़ता है, एक दिन चढ़ता है फिर 2 दिन नहीं होता, कांप कांप के बुखार चढ़ता है, बहुत सी रज़ाइयाँ ऊपर डालें तो फिर भी सर्दी लगती हुई महसूस होती है, बंदा कांप रहा होता है, तो आपका ध्यान किस बीमारी की तरफ जाता है? मलेरिया की तरफ जाता है। अगर किसी को राइट साइड पे यहाँ करके, जिस जगह मैं हाथ लगा रहा हूँ, बड़ी सख्त दर्द हो और हाथ लगाएं तो वो उछल पड़े और वॉमिटिंग हो, अपेंडिसाइटिस है उसको, तो उसकी अपेंडिक्स निकालनी पड़ेगी। तो बीमारियां डिस्क्राइबेबल होती हैं, डिस्क्राइबेबल। नशे की बीमारी भी डिस्क्राइबेबल है। तकरीबन एक जैसी सारी बातें सामने आती हैं। मसलन माँ बाप को ये कहना कि तुसी बचपन तो मेरा बहुत बेड़ा गर्क कीता है, तुसी मेरा तबाह करता है मैनू, तुसी बचपन तो प्यार ही कोई नहीं कीता, कख नहीं रहा मेरा। नंबर 1 ये पहला कलमा है कि तुसी बचपन तो ना बड़ा मेरा बेड़ा गर्क कीता है तुसी। और आहिस्ता आहिस्ता यकीन आने लगता है कि हाँ जरूर कीता होएगा असी। मतलब एवं अपने गुनाह याद आने लग पैंदे ने कि मैं 2 चपेड़ा मारियां सन, मैनू धक्का दिता सी, एक दिन निकर पाउंदे मैं 2 बारी अगे खिंचिया सी, फिर पिछे सुटिया सी, कि एक दिन मैनू खाना नहीं सी दिता आधा घंटा, एक दिन मैं फीडर एदा लेट बनाया सी। मतलब जुराइम है, जुराइम पेशा वालदैन जी। हाँ, ये कि भी वालदैन ते मुद्दा पाओ, पिछलियां हुकूमतां ते मुद्दा पाओ, हर मुद्दा पिछली हुकूमत ते पाओ है, जेड़े पिछली हुकूमत है ना वालदैन, ये इन्होंने किया है। दूसरी बात फिर ये कही जाती है कि मैं हुण बस कख नहीं रहा मेरा, बहुत बेचारा हो गया, बहुत कख नहीं रहा मेरा, विक्टिम आई एम, बस नथिंग। मेरे जो दोस्त हैं, वो जो मेरे दोस्त हैं वो तो बहुत तरक्की कर गए हैं। मसलन हाशिर कहेगा मेरे दोस्तों की शादियां हो गई हैं, उन्होंने 9 बच्चे हो गए ने, और डिप्टी कमिश्नर लगे ने, तो मैं हालना वैसे ही बैठा हाँ। तो विक्टिम स्टांस लेना कि मेरा छड़े कख नहीं, विक्टिम हो गया मैं, बहुत शिकार हो गया, मुतासरीन च हो गया मैं। तो वालिदैन जो है कांप उठते हैं, कहते हैं बड़ा डाटा जुल्म कर देता है। तो फिर वो तीसरा नुक्ता बीच में लाता है, वो कहता है खबरदार जे हुण तुसी मेरी जिंदगी दखल देता है, एनी फर्दर मेरी जिंदगी च कोई दखल नहीं देना, लेट मी टेक इट ओवर, मैनू करन दो जो करना है, तुसी बस बिल्कुल पीछे हट जाओ। और फिर चौथा और आखिरी फिक्रा आता है, और वो ये है कि वैसे अगले महीने मैं नशा छड़ देना है, मैं पिंड जावांगा, उत्थे देसी घ्यो होएगा, ताई अम्मा दे कोल जाके रवांगा, मैं फ्रांस जावांगा तो उत्थे जाके तो फिर मैं महीना करवांगा, मैं बड़े भरा को अमरीका जावांगा, उत्थे जाके तो मैं फिर उत्थे जाके तो मैं ठीक हो जाऊंगा। अब ये 4 बातें जो हैं, ये 4 बातें ये इतनी खतरनाक हैं, इन चारों को आप अलग-अलग ना देखें, इन बातों को कलेक्टिवली देखें। कलेक्टिवली कोई आप में से मुझे बता सकता है कि इन 4 बातों का कलेक्टिव इफेक्ट आप पे क्या होता है? पहला कि तुसी मेरा बेड़ा गर्क कीता, दूसरा कि मेरा कख नहीं रहा, तीसरा कि हुण तुसी दखल नहीं देना, तुहाडी हुकूमत नाकाम हो चुकी है, और चौथा फिर कि वैसे मैं अगले महीने नशा छड़ देना है। आपको मुंजमद करने के लिए काफी है। इसमें सबसे खतरनाक कौन सा है भला? आखिरी जी, वो जो है नशा छड़ जाओ, क्योंकि पहला होता है तो आप गिल्टी फील करते हैं, दूसरा होता है तो आपको तरस आता है, तीसरा होता है तो आप कहते हैं मैं कुछ नहीं करांगा, और फिर आप सोचते हैं कि जब मैं कुछ नहीं करांगा तो ऐदा की बनेगा, तो मैं कुछ करता ही रहा। वो कहते मैं नशा अगले हफ्ते छड़ ही देना है। तो उसके बाद आपको ठंड पड़ जाती है, आप कहते हैं कि बस ठीक है, फार्मूला इज राइट। वैसे ये कॉमनली मुझे पेशेंट बताते हैं कि मैं छोड़ चुका हूँ नशा कल रात से। अगर कल रात आया है तो वो कहते हैं कि मैं
2 दिन हो गए, 2 दिन भी बहुत घट कसरे नफसी कहते अरसा हो गया छड़ देता है। ये चीज़ जो है हमारे सुनने में भी आती है कि मैं तो छोड़ ही रहा था, मैं तो घटा रहा सा। वो कह रहे मैं नशा घटा रहा सा, ਇਹਦਾ मतलब की होंदा है मैं नशा घटा रहा सा जी? मार्केट में मैं जो नशा मैसर है उसको मैं कम कर रहा था, घटा रहा था। तो ये डिस्क्राइबेबल है, इसलिए हम कहते हैं कि ये डिस्क्राइबेबल है। लड़ाइयाँ करना, गुस्से करना, हवा से लड़ना, ये डिस्क्राइबेबल है कि नहीं? क्योंकि हर पेशेंट हवा से लड़ता है, कहता खबरदार जे हट जाओ पीछे, छड़ांगा नहीं, रुआ के छड़ांगा। तो इस तरह की बातें चल रही होती है ना। कभी कोई आपने देखा कोई पेशेंट हो नशे का हो, बहुत ही भला मानस जिहा हो, बिल्कुल भला मानस, जो मर्जी करो, कहते कोई गल नहीं। 99% गुस्से के जोर पे काम चलता है, 99% गुस्से की वजह से काम चलता है। एक बंदा अगर गुस्से के साथ घर में घूम फिर रहा हो तो ज्यादातर लोग तो उससे बचेंगे ही, ज्यादातर। हाँ, करते ही इसलिए गुस्सा के अगला बंदा जो है वो वैसे ही बच के रहे। मैंने बहुत सीखा अपने पेशेंट से, बहुत सीखा ज़िंदगी में। मैं आपको बताऊं कि इतना सीखा है, पेशेंट से सीखा, उनकी फैमिली से सीखा, क्योंकि आप उन टूल्स को अच्छी जगहों पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टूल आपके पास होना चाहिए। तो पेशेंट से मैंने बड़े टूल्स भी सीखे हैं। बर्टी मार्केट में एक बाबा था जो कि सर्दी के दिनों में कंघियाँ बेचा करता था या नाले परांदे बेचा करता था, और लोग उसको, और ठिठर था गाड़ी के करीब आता था और लोग उसको पैसे खुद ही। अच्छा, वालिदैन का ये भी बड़ा मसला है कि जब तक बच्चे उनको मुस्कुरा के ना देखें, जब तक बच्चे उन्हें ये ना कहें यू आर द बेस्ट डैड, यू आर द बेस्ट मॉम, ये माँ बाप को बड़ा शौक होता है जी, यू आर द बेस्ट डैड एंड यू आर द बेस्ट मॉम। किस किस को शौक है ये अवार्ड लेने का? मेरा ख्याल है ये हम यहाँ ये भी मंगल वाले दिन ये शुरू करें, द बेस्ट डैड अवार्ड। आप में से कौन है जिसको हर रोज अपने बच्चे की खुशनुदी चाहिए? खुशनुदी समझते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे खुश है, मैं पास हूं, यानी एज ए पेरेंट मैं पास हूं। ये बात, क्योंकि डाउट होता है बहुत ज्यादा, वालिदैन को ये डाउट होता है कि एज ए पेरेंट वो पास हैं कि फेल है। और जब बच्चा कहता है ना यू आर द बेस्ट डैड, और गले लगाता है और साथ कहता है को पैसे दे दो, ये बेस्ट मोमेंट होता है। मतलब यह है कि अगर वो हर वक्त आपको पास करें तो फिर आपका दिल भर जाएगा। लिहाजा वो कभी आपको फेल करते हैं, कभी आपको पास करते हैं, ताकि उनका काम चलता रहे। हम सब एक दूसरे के कुछ ना कुछ पाबंद होते हैं, माँ बाप का पाबंद, बाप बेटे का पाबंद, भाई भाई का पाबंद, दोस्त दोस्त का पाबंद। अगर मेरा बेटा बाहर जाके किसी से लड़ाई झगड़ा करता है तो ही इज़ ए लाइबिलिटी देन, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसके बिहेवियर के बारे में कुछ ना कुछ इकदाम करूं। तो ये बात कि उनको तो मैं कोई तकलीफ नहीं देता था, ये तो बहुत सारे लोग कि जी मैं शराब पीता हूं क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। बीवी कहती है कि शराब पी के तुम मेरा गला दबाते हो, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती। कहता है कमाल है, जिहड़ी चीज़ मैनू चंगी लगती है तुहानू चंगी नहीं लगती। ठीक। और फिर वो कहता है कि नहीं वो एक्चुअली मुझे पता नहीं चल रहा था जब मैं तुम्हारा गला दबा रहा था। ये एक्चुअली एक मरीज ने मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मैं एवं गिला कर दिए, एक्चुअली उसलिए हनेरा सी, मैनू पता नहीं लगा कि मैं गला कितना क दबाना है। मतलब गला दबाते हुए कितना प्रेशर रखना है ये नहीं समझ लगी, पेच कितना कस के रखना है। मुझे एक वाकया बिल्कुल सच्चा याद है कि एक प्रोग्राम होता था रेडियो पर, निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम, जो आप में से बुजुर्ग हैं उन्होंने कभी ज़रूर देखा होगा, निज़ामुद्दीन का प्रोग्राम होता था। तो उस ज़माने में कभी सैलाब आ जाता था, तो दरियाए रावी में सैलाब आया हुआ था, तो निज़ामुद्दीन साहब रेडियो पे सैलाब के बारे में बातें कर रहे थे। तो वो बातें ये कर रहे थे कि आज मैं दोपहर गया हुआ था और मैंने देखा कि दरियाए रावी पे बहुत ज़्यादा सैलाब आया हुआ है
और मैंने देखा कि लोग जो है वो बहुत परेशान है, लोगों का सामान उसमें बह रहा था। मैंने देखा है ख़ानदान पूरे का पूरा बह रहा था। लेकिन जब वो जो ख़ानदान पूरे का पूरा बह रहा था तो मैंने देखा कि उन्होंने बाकायदा हाथ हिला के तो मुझे बताया कि हम खैरियत से हैं, आप फिक्र ना करें। क्या ऐसा हो सकता है? कोई ख़ानदान जो जी ऐसे नहीं हो सकता ना। तो उन्होंने हेल्प मांगने को उन्होंने कहा कि जी वो हाथ हिला के कह रहे थे कि फिक्र ना करें, हम खैरियत से हैं, ये इस तरह तकरीब। तो ये बीमारी के अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। किसी का माइंड ऐसा नहीं, मैंने अक्सर देखा है कि हमारे जो पेशेंट्स होते हैं इनके पर्पसेस बहुत अच्छे होते हैं। ज़्यादातर लोगों के पर्पसेस अच्छे होते हैं। हमारे पास जो लोग मुलाजमत के लिए आते हैं तो हम उनको पूछते हैं कि आपका पर्पस इन लाइफ क्या है, गोल इन लाइफ क्या है, तो वो कहते हैं जी गरीबों की मदद करना, माँ बाप को हज कराना वगैरह वगैरह। और हमारे पेशेंट से भी जब मैं कभी 1-to-1 टॉक करता हूँ तो मैं पूछता हूँ तो उनके दिल में बड़े बड़े नेक मंसूबे होते हैं, बहुत बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, पर्पस इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन फिर जब ये ड्रग्स में पड़ जाते हैं और क्रेविंग होती है और इनकी ड्रग्स की राह में कोई रुकावट डालता है तो उस वक्त झुंझलाहट में ये ऐसे कर देते हैं, गर्दन मरोड़ देते हैं। और बहुत दफ़ा टीवी पे खबरें आपने देखी होंगी इस किस्म की। तो ये बीमारी है जो कि इतना रेज पैदा करती है। रेज समझते हैं आप? रेज, गुस्सा। ये रेज मिसाल के तौर पर सड़क पे एक गाड़ी ने दूसरी गाड़ी को ओवरटेक किया है, उसने हारन दिया था, उसने रोका, दोनों पार्टियां उतर के तो हाथापाई हो रही है, कुसुन मार रहे ने, तो इसको कहते हैं रेज, रोड रेज। यानी दो ऐसे लोग जो पहले से एक दूसरे को जानते नहीं थे और आज पहली दफ़ा उनका एक दूसरे से सामना हुआ है और आइंदा कभी उनका सामना नहीं होगा और वो एक दूसरे को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं, एक्चुअली एक दूसरे को हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो जहां रोज़ाना सामना हो और रोज़ाना गड़बड़ हो तो रेज की बीमारी उभर के सामने आ जाती है। रेज की बीमारी होती है जिसमें फिर आपको काबू नहीं रहता, अपनी हरकत पे काबू नहीं रहता और हमला कर बैठता है बंदा। इसको रेज कहते हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है मेडिसिन से लेके साइकोथेरेपी तक और फिर विल पावर और फिर स्किल पावर और फिर सोशल कैपिटल और फिर मेंटोर और उसके बाद रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट और उसके बाद नॉन लिविंग चीज़ों से फ़ायदा उठाना, ये सारे का सारा इलाज है रेज का भी और इन चीज़ों का। लेकिन अगर कहीं डीप डाउन आप दिमाग में जाके इनके देखें तो वहाँ लिखा होता है कि मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूँगा बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े काम, ऊंचे ऊंचे काम करना चाहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो तमन्ना होती है ऊंचे काम करने की, पर ब्रेन डिसऑर्डर है, ब्रेन डिजीज़ है, जिस्मानी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी नहीं है। लेकिन इस जिस्मानी बीमारी को ओवरकम किया जा सकता है दवाइयों की मदद से डायरेक्टली। मुझे बताइए कि जब कोई बहुत गुस्से में होता है तो उसको कौन सी चीज़ मदद करती है? दवाओं के अलावा दवाएं मदद करती हैं सबसे ज़्यादा। नहीं, उस वक्त कोई साइकोथेरेपी नहीं। साइकोथेरेपी ये होती है कि मैं कहता हूँ क्यों काका की हो ऐसी, तुसी हाथ क्यों शीशे च मारिया? कहता शुक्र करो हालां मैं ज़्यादा नहीं अपने आप ने कुछ किया। तो दवाओं से भी मदद मिलती है और फिर उसको कंसोलिडेट किया जाता है बातों से। यहाँ एक मेरी बहन बैठी है छोटी, तो कितना गुस्सा था आपको? इन्होंने कहा जी मैं नहीं इत्थे रहना, मेरा इत्थे तो बिल्कुल दिल नहीं लगता। तो मैं कहा अच्छा तुहाडे अब्बा जी आएंगे तो तुसी उन्होंने कहना। तो कहती है कि नहीं उन्होंने मेरी सुननी नहीं क्योंकि मैं उन्होंने वादे तोड़े नहीं, तो तुसी उन्होंने कहो मैनू लै जाओ। मैं कहता टच एंड गो तो पहले मैं ही तो तैयारी करानी है, तो मैं उन्होंने समझा देंगा कि तुसी लै जाओ। तो फिर मैंने वादा पूरा किया ना। फिर अब्बा आए, आके मिले, उन्होंने प्यार से समझाया, फिर ये समझना शुरू हो गई। अब आपको उतनी तकलीफ तो नहीं है ना जितनी पहले थी? यहाँ बैठे बैठे कम हुई ना? कैसे कम हुई?
दवाई से ना, ये दवाई से इसका ताल्लुक है, इससे दवाई से इसका ताल्लुक है कि जब आपको एक इंजेक्शन लगा था, फिर आपको कोई गोलियां मिली थी, आज भी मिली होंगी, और जितनी दवाई आज आपने खाई है और वो दवाई खा के आप बैठी हैं और कोई गुनूदगी नहीं है, कुछ नहीं है, कोई गुनूदगी नहीं है, कुछ नहीं है, हालांकि काफ़ी दवाई खाई थी, आप में से कोई भी पिछली लाइनों में से उस दवाई का 10% भी नहीं खा सकता। आप में से कोई उस दवाई का 10% भी नहीं खा सकता जो आज सुबह इन्होंने खाई हुई है या कल रात खाई थी। कोई खा ही नहीं सकता। जैसे ब्लड प्रेशर की दवाई कोई और नहीं खा सकता जिसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो, डायबिटीज़ की दवाई कोई और नहीं खा सकता। हाँ, ये एस्पिरिन तो सभी लोग खा पी लेते हैं, लेकिन 2 गोलियां सेरिनस कोई भी नहीं खा सकता। वो उसके लिए जिसको अंदर लावा पक रहा है, वो उसके लिए है, वो डोपामीन ब्लॉकर है। और शी वॉज इन रियल पेन। जब पहली दफ़ा आई हैं, नज़र आ रहा था कि शी वॉज इन रियल पेन। आप समझ लें कि अगर कोई बहुत तकलीफ़ में है, विड्रॉल की पेन है, या वैसे कोई बाइपोलर डिसऑर्डर में अजियत है और उसको एक प्रॉपर मेडिसिन मिलती है, तो इट ऑल बिगिंस हियर कि उसको दवाई की ज़रूरत है। उसके साथ मज़ाकरात नहीं किए जा सकते, उसके साथ मज़ाकरात नहीं किए जा सकते, उसको दवाई की ज़रूरत है। जिनको दवाई की ज़रूरत नहीं होती, ये वो होते हैं कि जो न्यूट्रल लोग होते हैं और एडिक्ट हो जाते हैं। न्यूट्रल, इससे क्या मुराद है? न्यूट्रल लोगों का एडिक्ट होना। जिनको कोई साइकेट्रिक इलनेस नहीं है, कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर नहीं है, कोई स्किज़ोफ्रेनिया नहीं है, एवं खाम खा जुम्मा जानजनाल, ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कोई मसला नहीं होता। मिसाल के तौर पर आप में से किसी को कहा जाए कि जी 7 अप पी लो, कोकोला पी लो, तो तुम पी लोगे। हालांकि वैसे तुक बनती है, कोई तुक नहीं बनती, मतलब कोई तुक बननी चाहिए। वो जो मैं बता रहा था दुबई वाला एक किस्सा, जिनका दामाद आया हुआ है और उनको काम है, तो आज मुझे उनका मैसेज आया हुआ था कि हम आपका या तो लंच करना चाहते हैं या डिनर करना चाहते हैं, तो 8 तारीख को या तो दोपहर को लंच कर लें या 9 तारीख को जो है आप डिनर कर लें। तो मैंने कहा कि पहले ही मेरे मोहल्ले में रहते थे और कभी ऐसा मौका नहीं आया, तो अब ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मैंने उनको कहा कि प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपॉलॉजीज़, मेरी माफ़ी को पहले ही कबूल कर लें। मेरा लाइफस्टाइल मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं लंच या डिनर करूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप माफ़ कर देंगे। ठीक, तो क्या मतलब हुआ? मेरे लाइफस्टाइल में लंच डिनर की गुंजाइश नहीं है। मेरी जिम्मेदारियां इस तरह की हैं कि मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता, क्योंकि इस तरह के काम करने से ऐसे काम ज़्यादा से ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर मैं ये काम करूँगा तो फिर मैं शायद अपना असली काम नहीं कर सकता। वैसे भी मैं तो खाना ही इस तरह का, तकरीबन अब वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, गोश्त वोश्त मैं वैसे अब नहीं खाता, लेकिन कसम वाली बात नहीं है। तो आप माजरत कर सकते हैं। अगर कोई आपको कोकोला कहता है, कोई चाय कहता है, तो आप कहते हैं थैंक यू, मेरी माजरत कबूल करें, प्लीज़ इसरार ना करें। नो कहना, अगर वैसे कोई सिगरेट भी आपको कह दे तो लड़के बाज़ औक़ात मुश्किल महसूस करते हैं कि वो कहते जी अभी ये मम्मी बॉय है, मम्मी डैडी बॉय है। कोई बच्चा कहे ना कि मेरे अब्बा बुरा मनाएंगे, मैं सिगरेट नहीं पी रहा, तो उसको हंस के मजाक में कहते बर्गर बॉय है। लेकिन मुझे बताइए कि कौन ज़्यादा बेहतर ज़बरदस्त आदमी है, जो नो कह सकता है या जो नो नहीं कह सकता? नो। अच्छा, जब नो कहते हैं तो आजिज़ी के साथ कहते हैं। जब आप नो कहते हैं तो फिर आप आजिज़ी के साथ कहते हैं, एरोगेंस के साथ आप नो नहीं कहते। आप दूसरे के जज्बात मजरूह करना आपका काम नहीं है। दूसरे के जज्बात मजरूह नहीं करने चाहिए, ख़ास तौर पर जिनसे आपका कोई लेना देना, महल्लेदार, कोई रिश्तेदार, कोई बच्चे, सबॉर्डिनेट्स कोई, तो उनके साथ
दिलआज़ारी करना। लोग काफ़ी मुश्किलात भी पैदा करते हैं, बैंकों वाले मुश्किलात पैदा करते हैं, इंश्योरेंस वाले मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन आप उन्हें मौका नहीं देते। अगर वो टेलीफोन करते हैं तो आप उनको कहते हैं कि ये मार्केटिंग कॉल है, तो उनको कहना पड़ता है कि हाँ, तो आप कहते हैं थैंक यू वेरी मच, मैं मार्केटिंग कॉल्स नहीं लेता, स्टे ब्लेस्ड, खुश रहें, खुदा हाफिज, तक बंद। देखिए प्री मेडिटेटेड डिसीजन है कि आपने मार्केटिंग कॉल नहीं लेनी, आपने लोन की जिंदगी नहीं गुजारनी, तो लोन की जिंदगी नहीं गुजारनी, आपने गुस्सा नहीं करना। ये कोई बहुत बड़ी बातें तो नहीं है, ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने मार्केटिंग कॉल नहीं लेनी, आपने शोबाजी के लिए लाइफस्टाइल नहीं बनाना, आपने जो करना है अपने दिल से करना है। तो चंद चीज़ें आप अपने आइन में शामिल कर लें और अपने आइन को अमेंड करते रहें, बेहतर बनाते रहें और आइन के मुताबिक ज़िंदगी, अपने आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते रहें। और अगर आप अपने आइन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे और दूसरे आपको तंग भी करेंगे तो आप तंग नहीं होंगे। याद रखिए कि आप तंग इस वजह से नहीं होते, आप इस वजह से तंग नहीं होते कि दूसरे गलतियां करते हैं, आप इस वजह से तंग होते हैं कि उसके नतीजे में फिर आप खुद गलतियां करते हैं। ये आप सब पीछे कहते हैं ना, इन्होंने बच्चियां दे हथों असी बड़े तंग आ, नो है वही गल ठीक है अपनी, लेकिन असल में जब फिर जो आप करते हैं तंग आप उससे होते हैं। जब आप रात 1:30 बजे आने वाले बच्चे की बेइज्जती करते हैं तो वो तो जाके सो जाता है नशे की वजह से, पर आपको नींद नहीं आती, तो फिर आप कहते हैं कि मैं ऐसी वजह नाल नहीं सोता। आप अपनी वजह से नहीं सोए, आप हदों को क्रॉस करते थे, आपने उसके साथ ऐसी बातचीत की जो कि आपको भी ठीक नहीं लगी। बाद में जब आपको पता चलता है 2 घंटे बाद कि जड़ी गल मैं कीती सी वो तो मैं ठीक कीती कोई नहीं सी, जब पता चलता है तो फिर आप उसकी वजह से तंग होते हैं, रद्द अमल की वजह से तंग होते हैं। जब हम रद्द अमल बेइंतहा देते हैं और हम चीज़ों को बदल के छोड़ना चाहते हैं तो फिर हम बहुत तंग होते हैं। आपने सिर्फ अपनी बेहतरीन कोशिश करनी होती है, बदतरीन कोशिश नहीं, बेहतरीन कोशिश करनी होती है, दैट्स ऑल। आपने बुरे को घर जाके नहीं छोड़ के आना होता, आपने उससे बात करनी होती है कि काका चंगी गल नहीं ना करया कर, बस गल मुक्की। उसके बाद आप चैन की नींद सो सकते हैं। आपने पूरा ए से जी तक नहीं करना, अलफ से ये तक नहीं करना, अलफ बे पे ते टे से जहां तक भी आसानी से काम हो जाता है कर लें, बाकी दूसरे बंदे पे छोड़ दें। अगर आप अलफ से ये तक करेंगे तो दूसरा बंदा कहेगा मेरे लिए तो तुसी छड़े कुछ नहीं, क्योंकि आप अपने इन बच्चों के लिए ए से जी तक करना चाहते हैं। ऐसी गल है ना कि ए से जी तक करना चाहते हैं, बिचो छड़ना कुछ नहीं। दैट्स टू मच ए बर्डन, टू मच। आप कर लें ए बी सी डी ई एफ, आगे थोड़ा सा चले जाएं, एक्स वाई जी तक ना जाएं, क्योंकि जब इन बच्चों को पता चलता है ना सारा तो सही करना है तो कहते हैं कि ठीक है फिर करी जाओ, फिर फिक्र ही कोई नहीं। तो जब उन्हें पता होता है ना कि बस आप ए बी सी डी ई एफ तक करेंगे तो फिर उनको नज़र आ जाता है कि करना पड़ेगा। उनको पता होता है कि मैंने नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। ठीक, फिलहाल आपके बच्चे समझते हैं कि अगर वो नशा करते रहे तो आप बर्बाद हो जाएंगे एक तरह से, लेकिन यू हैव टू प्रिटेंड कि नहीं काका, अगर तुम नशा नहीं छोड़ोगे तो तुम बर्बाद होगे। हम इसको अल्लाह की रजा समझ के आगे चलेंगे। बड़ा मुश्किल है ना। मुझे बताइए कि कोई बीमार अपनी माँ को कह सकता है मुझे छोड़ दो, कोई बीमार अपनी बीवी को कह सकता है कि मुझे छोड़ दो। जाएं ज़रा आज निकल के पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में जाएं और वहाँ जो दिल के दौरे से कल रात मरीज दाखिल हुए हैं उनको मिले, वो अपनी बीवी को बिस्तर से हिलने नहीं देते, वो उसका बाजू पकड़ के तो छोड़ते नहीं है, क्योंकि जो बंदा भी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस में होगा, मुझे बताएं कि बीवियों को कहते हैं ना मरीज कि चली जाओ चली जाओ चली जाओ,
और जब बीवी चली जाती है तो फिर क्या करें? कितने मुंडा जी आ जाओ जी, इतने आ जाओ, मैं बनाना जगह, तुम आओ जी। तो फिर बीवी चली जाती है तो फिर की होता है? फिर याद बहुत आती है ना। अगर बीवी की कोई अहमियत ही नहीं है तो लाहौर में हर दिन 4000 शादियां क्यों होती है? मुझे बता सकता है आप में से कोई कि अगर बीवी की कोई अहमियत नहीं है तो फिर क्यों ये रोज रोज गरारे शरारे मार्कियां जी? पैसा ज्यादा आ जाता है। नहीं, मसला यह है कि ये कोई अहमियत है तो बंदा 250-300 बंदे लैके जाता है। कोई होर कम है 250-300 बंदे लैके गया हो? तुसी मुझे बताएं कि कभी शादी के अलावा कोई 250-300 बंदे लेके कभी आप गए? काम पक्का करने लिए जाते हो, लड़ाई में 250-300 बंदे मुश्किल है। जब कब्जा करने के लिए जाते हैं, जब लड़ाई कर, बड़े बड़े ओकेजन ने ना, बड़े बड़े ओकेजन ने ना। लेकिन मुझे बताएं कि 250-300 बंदा शहर का गवर्नर नू बुला लीए, मिनिस्टर नू बुला लीए, MNA नू विच पा लीए, जरा बाजे भी नाल बजा लीए, तो 10 लाख का गरारा सूट दुल्हन के लिए बन रहा है, जिंदगी का पहला और आखिरी मौका। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बीवी की अहमियत है कि नहीं है, और माँ बाप की। लेकिन ये अहमियत कौन गंवाता है? बीवी अपनी अहमियत आप गंवाती है, माँ बाप अपनी अहमियत खुद गंवाते हैं। हाँ जी, मैं आपको बताऊं कि हर लड़की को शादी के मौके पे बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है। किसी लड़के को शादी के मौके पे इतना अच्छा स्टार्ट नहीं मिलता जितना ख़वातीन को शादी के मौके पे। किसी लड़के के हाथ पे मेहंदियाँ नहीं लगाई जाती 3-3 घंटे, किसी लड़के को चमकते हुए गरारे शरारे ते जेवरात नहीं पहनाए जाते। लड़के के साथ कोई उस वक़्त नहीं किए जाते जी। बाद में लड़की को लड़के को कैसे? अच्छा, ये कहाँ का रिवाज है जी? मैंने किथे रिवाज है कि मेहंदी वाले दिन मुंडे नू मार पैंदी है जी? वो क्यों? वो एडवांस में कहते हैं कि हम तो सानू मिलेगा नहीं, ये लेकिन मैं आपको बताऊं कि लड़कियों को बहुत अच्छा स्टार्ट मिलता है शादी के मौके पर, और हर कोई कहता है आओ वोटी देखिए। देखिए, ये बहुत से लोगों के साथ होता है, बहुत से लोगों के साथ होता है। जो CEOs होते हैं उनके साथ भी होता है। जब वो कोई नया आइडिया पेश करते हैं तो सब कहते हैं कि वो जी क्या बात है, क्या आइडिया पेश किया है, और ये उस टाइम पे उस आइडिया का अरूज होता है, और उसके बाद वो आइडिया गिरना शुरू होता है। तो फिर ये CEO का काम है अपने आइडिया को संभाल के रखे। इसी तरह ये लड़की का काम है कि जिसको एक स्टार्ट अच्छा मिल गया है और उसको बहुत आवभगत मिली, सारी दुनिया उसको आके देख रही होती है और कह रही होती है कि कितनी खूबसूरत है या कैसी है, तो फिर उसको मेंटेन करना आगे उसका भी तो काम है ना, उसको मेंटेन करना, फिर वो अपनी कदर खराब ना होने दे। एक दिन के लिए नहीं होता, उसके बाद लड़की के गट्स पे डिपेंड करता है, उसके बाद लड़की के गट्स पे डिपेंड करता है कि उसको कैसे कैरी ऑन करती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनको गवर्नर पंजाब बना दे, समझो उन्हों का टैका खत्म, यानी पोस्ट का भी टैका खत्म। उन्होंने तुसीं चुक के वजीर आला बना दिओ, उत्थे भी उन्हों की बिस्ती है। तुसीं उन्होंने उत्थों चुक के IG ला दिओ, उत्थे भी उन्हों का कोई काम ठीक नहीं। ये जो लोगों में गट्स होते हैं तो वो जिस पोस्ट पे उनको बिठा देते हैं तो वो उस पोस्ट की शान बढ़ा देते हैं। असल बात यह है कि जब आपको स्टार्ट अच्छा मिलता है और आप केयरफुल हैं, और देखिए अमूमन होता है कि शादी से पहले लड़का बहुत लड़की के पीछे पीछे फिरता है,
शादी के बाद बीवी कॉल करती है, वो मिस्ड कॉल हो जाती है, वो कॉल बैक नहीं करता, फिर एक और मिस्ड कॉल हो जाती है, फिर एक और मिस्ड कॉल हो जाती है, वो मिस्ड कॉल ना करी जाती है, मिस्ड कॉल ना करी जाती है, और वो हत्ता के 85वीं कॉल के बाद, मिस्ड कॉल के बाद वो घर पहुंचता है, वो बुराई नहीं मनाती। तो लड़के को क्या मैसेज मिला? लड़के को खामोशी से क्या मैसेज दे दिया? मैंने बोलने लड़ाई करने की बात नहीं की, मैंने सिर्फ ये कहा है कि आप किसी से पूछ तो सकते हैं ना कि मैंने आपको कॉल की थी और आपने कॉल बैक नहीं किया, ठीक। लेकिन अगर मुझे बताएं, लाइफ में वैसे भी आप किसी को कॉल करते हैं तो उसका फर्ज है ना कॉल बैक करे। इफ मिस्ड कॉल है तो आप फिर आप तो रखते हैं कि दूसरा कॉल करेगा। लेकिन अगर आप एक कॉल करें और आपको आगे नंबर बिजी मिले और आप एक और कॉल कर दें और एक तीसरी कॉल कर दें और एक चौथी कॉल कर दें और वो बंदा अपनी गला करके तो फारग होके तो देखे 5 कॉल ने, वो सोचेगा फिर आ जाएगी कॉल, तो फिर वो इंतज़ार करेगा। तो फिर नहीं, उसमें मैसेजेस हैं, खामोश मैसेजेस हैं कि अगर आप किसी को कॉल, देखिए कोई भी काम है, आप किसी के घर जाते हैं तो अगर वो आपको चाय पिलाता है या बिस्किट खिलाता है या क्या करता है तो उसके अंदर भी तो मैसेजेस है ना। तो फिर वो आपके घर आएगा तो आप उसके मुताबिक उसको ट्रीट करेंगे। लेकिन अगर कोई आपके घर आए तो आप उसे कुन्ने खिलाएं, आप उसे बिरयानियाँ खिलाएं, सब कुछ करें, और आप उसके घर जाएं और वो आपको कुछ ना खिलाए और इसी तरह रिलेशनशिप चलता रहे, तो ये रिलेशनशिप आबरूमंदाना नहीं होगा। मैं आपको बताऊं कि अपनी वैल्यू को बरकरार रखना, इसमें कोई कॉस्ट नहीं आती, और थोड़ा बहुत तरीके से, क्योंकि आमतौर पर ये जो खामद लोग होते हैं शादी के बाद पहले कोई टेस्ट डोज देते हैं। टेस्ट डोज समझते हैं आप? जैसे पेंसिलिन की टेस्ट डोज होती है। टेस्ट डोज किस लिए लगाई जाती है? टू गेज दी रिएक्शन। अगर रिएक्शन कोई ना हो तो फिर फुल पेंसिलिन का टीका लाना होता है ना। तो अगर आप किसी के साथ कोई भी इंटरेक्शन आपका होता है और कोई आपको टेस्ट डोज देता है, मिसाल के तौर पर आप कहीं गए हैं या कोई आपके पास आया है तो आप पूछते हैं कि लेट हो गए, आप 1.5 घंटा लेट आए हैं, तो वो कहता है कि ट्रैफिक बड़ी सी, या कोई ऐसा मसला, या मेरे पेट में दर्द हो गया था, आप कहते हैं इट्स ऑलराइट, कोई बात नहीं, या वो सॉरी करता है तो आप कहते हैं कि कोई मसला नहीं। तो उस बात में एक पैगाम है ना कि आइंदा भी वो लेट आ सकता है। तो आप क्या जवाब देंगे? फर्ज करें कोई लेट आया है और वो कहता है सॉरी मैं लेट हो गया, आप क्या जवाब देंगे जी? तो थोड़ा ज्यादा सख्त हो जाएगा। चलो थोड़ा लिहाज करना है तो फिर इट्स ओके था, तो मतलब है कि फिर गो ही ओके ही है। अगर ज्यादा भी नहीं कुछ कह सकते तो आप कह सकते ओ आई सी, चल ओ आई सी। कोई बंदा कहता है जी मैं लेट हो गया, आई एम सॉरी, रास्ते ट्रैफिक बड़ी सी, फलाना सी टमकाना सी, और आपने इज्जत भी रखनी है तो आप कहते हैं अच्छा। अच्छा का मतलब भी तो होता है कि अच्छा का लफ्ज़ भी आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं, फिर तो दूसरा केयर लाना पड़ेगा, फिर तो दूसरा, फिर आपको कहना पड़ेगा कि मैं काफ़ी देर से इंतज़ार में थी। मतलब इतना ही करना है ना, और धक्के तो नहीं देने ना। मतलब कोशिश ये नहीं करनी कि घर आते हुए खामद को धक्के देने शुरू कर दें। कि कई दफ़ा होता है ना, दोस्त ड्रॉप करके जा रहे होते हैं, यानी रात को कोई 12 साढ़े 12 बजे कोई गाड़ी पे 4-5 दोस्त होते हैं, तो एक ड्राइवर जो दोस्त होता है वो सारे लड़कों को उन्होंने घर उतारना होता है, और फिर जब दरवाज़ा खुलता है तो उन्होंने ये भी देखना होता है कि बीवी को लोबिस्ती कितनी हुई है। कभी ऐसे तजर्बात में से आप गुजरे? क्यों, आपका क्या? कि जब कोई दोस्त ड्रॉप करके जा रहा है तो वो दोस्त थोड़ी देर रुक के तो देखना चाहता है कि होया की है। तो यही सब तो वधिया जवाब है। एक ही अमूमन होता है उसे मां को सोना जिथों आए, मतलब इस तरह की कोई बात जो कि दोस्त सुन के तो फिर बाद में वो नहीं, लाउड रिएक्शन नहीं देना, लाउड रिएक्शन नहीं देना।
क्योंकि ये बात याद रह जाती है जब खामद घर पे आता है तो उसको कभी लाउड रिएक्शन नहीं देते, क्योंकि वरना वो घर को थाना समझने लगता है। पीपल प्लीजर होने से काम बनता है, पीपल प्लीजर होने से काम बनता है, कोई जन्नत मिल जाती है? नहीं। मुझे बताइए, आप में से किसी को पीपल प्लीजर होने से जन्नत मिल गई हो दुनिया में? पीपल प्लीजर हर वक्त, हाँ जी ठीक है जी, अच्छा जी, ये सही है जी। अपनी डिग्निटी को बरकरार रखना, कम ना होने देना, पोलाइट होना और अच्छे आंसर देना, बदतमीजी बिल्कुल नहीं करनी। पीपल प्लीजर नहीं होना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी करनी है। इसका मतलब यह है कि आपको बहुत तमीज़दार होना है और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मुखातब करना है और अपनी फीलिंग्स बतानी है कि आप जब देर से आते हैं तो मुझे बहुत बुरा महसूस होता है, मुझे तकलीफ़ होती है, बेकदरी महसूस होती है। आप मुझे ब्याह के लाए तो अब आप रात 4 बजे आते हैं तो मुझे बहुत वसवसे होते हैं, बहुत वहम होते हैं। आप खुद ही बता देते हैं कि मुझे वहम होते हैं, मुझे वसवसे होते हैं, या कोई इस तरह की बातें। अच्छा, ये 18 साल की उम्र तक बताना चाहिए या 21 साल की उम्र तक? नहीं, सबके लिए हमेशा है। घर के सरबराह को भी कहीं जाना है ना तो वो बता के जाएगा, और अगर उसके माँ बाप सलामत है तो वो उनसे इजाज़त लेके जाएगा। और ये जो इजाज़त है ना, ये आपके रिश्ते को जाहिर करती है। अगर आप लाहौर एयरपोर्ट पे चले जाएं और अमेरिका की फ़्लाइट पे जाके बैठने की कोशिश करें और आपके पास पासपोर्ट भी ना हो, तो वीज़ा भी ना हो, तो क्या होगा जी? अगर आप कहें कि जी तुहानू दस दिता है मैं बहन लगा जहाज च, नहीं बैठने देंगे। लेकिन अगर तुम बदोबदी विच जाके वड़ जाओ जहाज से और न्यूयॉर्क फ्लाइट उतरे तो तुसी बाहर निकलो तो मुंह चुक के ते बाहर निकलो तो की कहणगे? वो कह तुसी कह नहीं मैं आ गया जी, बस देखो मैं आ गया पाकिस्तान। तो मुझे ये बताइए कि मुल्क से रिश्ते की निशानी है कि आपका पासपोर्ट होता है, मुल्क से रिश्ते की निशानी है कि आपका शनाख्ती कार्ड होता है, किसी और मुल्क में जाना हो तो वीज़ा होता है। तो जहां भी आपका कोई रिश्ता होता है उस रिश्ते का तकाजा है कि आप इजाज़त तलब करते हैं, रिश्ते का तकाजा है कि आप इजाज़त तलब करते हैं। हमारे पेशेंट है ना, तो जब इंडोर होते हैं तो इजाज़त तलब करते हैं, जब आउटडोर होते हैं तो उठ के तो टुर पैंदे ने। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा कि हमने उनको बताना शुरू किया कि नहीं, आपको इजाज़त तलब करनी चाहिए। ये रिलेशनशिप की बात है, ये बिलोंगिंग की बात है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ह्यूमन बीइंग के अंदर सेंस ऑफ बिलोंगिंग के बगैर वो बेचैन हो जाते हैं। एक एडिक्टेड माइंड को या एडिक्टेड ब्रेन को ये समझ नहीं आती कि ये हमें साफ नीडल्स इसलिए दे रहे हैं कि हमें HIV ना हो। वो समझते हैं नीडल्स फ्री देने से वो समझते हैं हमें अलाउ कर रहे हैं ड्रग्स। वैलिडेशन हो जाती है, नहायत खामोशी से वैलिडेशन हो जाती है, तो उससे परहेज कर। और एक एडिक्टेड ब्रेन को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए विच इज़ ऑलरेडी कंफ्यूज्ड। और वहाँ और भी ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस कनाडा में होती हैं जिसमें होलिज्म है वो प्रमोट होता है, क्योंकि वो कई लोगों को बताते हैं कि आए आपको हम सिखाएं कि एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, अगर आप उस वेबसाइट पे जाएं तो उसमें अच्छी बातें भी होती हैं और उसमें कुछ बुरी बातें भी होती हैं। और उस वेबसाइट का नाम है अजुक्का कूल। अजुक्का कूल जब आप लिखेंगे तो कनाडा की एक वेबसाइट आएगी जो कि आपको ड्रग्स के नुकसानात के बारे में बताएंगे और बीच में ये भी बताएंगे कि ऐसे साफ नीडल लें या फलानी चीज़ करें या फलानी चीज़ करें, जिससे मैसेज ये मिलता है कि आपके अंदर डिसीजन पावर मौजूद है। जबकि आप जब अल्कोहल का शिकार होते हैं तो डिसीजन पावर साइड पे चली जाती है और आप फिर स्पीड लिमिट का ख्याल नहीं रख सकते, आप ट्रैफिक लॉज का ख्याल नहीं रख सकते, आप ह्यूमन इंटरेक्शन में इरेटिक हो जाएंगे, क्योंकि पहले ही दिमाग कोई हेल्दी नहीं है, ऊपर से ड्रग्स के इस्तेमाल की वजह से
वो अनहेल्दी हो जाएगा। मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली हम कैलकुलेट कर रहे थे और बड़ी तकलीफ दे बातें सामने आती हैं और ज़्यादातर वो बातें हम आपको बताते नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा वो बताना शुरू करें। हमारे पास आने वाले जो पेशेंट्स हैं जो मैरिड होते हैं, उनमें से 95% अपनी बीवी को नशे की हालत में एक से ज़्यादा मरतबा तलाक दे चुके होते हैं। दैट्स वेरी सैड, 95%। और बाद में रो रहे होते हैं, पछता रहे होते हैं और फिर अपनी ज़िंदगी को सीधा करने के लिए जिद्दोजहद भी करना शुरू कर देते हैं। जब कोई इस तरह की सिचुएशन में से गुजरता है तो उसके बाद पता नहीं चलता कि हुई है कि नहीं हुई। जैसे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है जब आप लेते हैं उन लोगों से कि जो बिक चुके होते हैं आपके बकौल, तो इसका मतलब है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो नौकरी जारी रखने का परवाना तो हो सकता है, वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होता, क्योंकि आपको शक ही रहेगा कि 178 में से 16 कौन से हैं, 16 कौन से हैं। पता चल सकता है कि 178 में से 16 कौन से हैं? नहीं ना, नहीं पता चल सकता। तो अगर दिन में 6 दफ़ा दिल में ये ख्याल आए कि मैंने तलाक दी थी और तलाक हो गई है, और 6 दफ़ा ख्याल आए कि नहीं हुई, वो तो मैं हमें गुस्से च देती सी, मतलब है फिर खीर में रेत आ गई, फिर वो मज़ा किरकिरा हो गया। सो प्री मेडिटेटेड बात यह है कि कभी अपने लाइफ पार्टनर को किसी भी हालत में धमकी ना दें। उसमें ये धमकी ख़ास तौर पर न दे कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा, क्योंकि अगर आपने ये कह दिया शादी शायद कायम रहे लेकिन रिश्ता कायम नहीं रहेगा, कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा। आपको हमेशा लगेगा कि ये रिश्ता जो है ये किसी वक्त भी टूट सकता है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।